तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने प्रॉपर नोट्स के साथ साथ उसके एमसीक्यू को भी प्रोवाइड किया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, रूलिंग द कंट्री साइड। ओके, तो ये अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर इसके जो 50 एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय हम जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि इस अध्याय में हम समझते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों यानी गांवों में राजस्व यानी रेवेन्यू वसूली और शासन कैसे चलाया। यानी इस अध्याय का मेन पर्पस है कि हम इसके अंदर जानते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वसूली को और प्रशासन को कैसे उस क्षेत्र में सक्रिय किया। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका था किसानों से अधिक कर यानी टैक्स वसूलना। यानी इसके अंदर यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो अंग्रेज थे उनका मेन पर्पस ही था कि इसको जो किसान है, जो फार्मर है, उनसे अधिक से जो कर है, जो टैक्स है, वो वसूली किया जाए। इनका मेन पर्पस यही था। अब यहाँ पे आपका है दीवानी अधिकार, जो कि 1765 यानी 1765 में इसको लाया गया था। यानी 1765 में ईस्ट इंडियन कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार मिला। यानी जो ईस्ट इंडियन कंपनी था उसको 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी क्षेत्र है, यानी उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके अंदर राजस्व वसूली करने का क्या मिला, अधिकार मिला। और यह अधिकार किसने दिया था, शाह आलम द्वितीय ने दिया। यह भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में कि 1765 में ईस्ट इंडियन कंपनी को राजस्व वसूली करने का अधिकार किसने दिया। तो ऑप्शन में शाह आलम द्वितीय रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, उसको टिक आउट करना होगा। अब कंपनी सीधे किसानों से कर वसूलने लगी। यानी इसके अंदर इस अथॉरिटी का मिलना उनके लिए कहीं ना कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया था, क्योंकि उसके द्वारा वो क्या कर रहे थे, अधिक से अधिक डायरेक्टली किसानों से क्या कर रहे थे, कर वसूल कर रहे थे। क्लियर हुआ। अब आपका आता है राजस्व नीति, रेवेन्यू पॉलिसी। कंपनी का उद्देश्य था अधिक से अधिक पैसा यानी रेवेन्यू इकट्ठा करना, और इसके लिए इन्होंने कई राजस्व प्रणालियां लागू की। यानी जो कंपनी था ईस्ट इंडियन कंपनी, उसका मेन उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक पैसा कमाना, अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करना। और इनके लिए कहीं ना कहीं जो भूमि राजस्व प्रणालियां है उनको उन्होंने क्या किया था, लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त, जिसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जो कि 1793 यानी 1793 में ये लागू हुआ। और यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। कब लागू किया, 1793 में लागू किया। ठीक है, मुख्य बिंदु यहाँ पे दिया गया है कि जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। यानी जो भी जमींदार थे उनको क्या किया गया था, उस जमीन का, उस भूमि का क्या किया गया, मालिक बना दिया गया। जमींदार किसानों से कर वसूलते थे। यानी जो भी जमींदार होते थे वो क्या करते थे, किसानों से क्या करते थे, वसूली करते थे। और सरकार को तय यानी फिक्स्ड कर देना होता था। यानी जो भी सरकार तय करता था कि इतना आपको टैक्स पे करना है, तो वो उनको पे करना पड़ता था। अब मान लीजिए अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, तो उसकी समस्या क्या थी, जमींदार किसानों का शोषण करने लगे। यानी जो भी जमींदार जिनको अलर्ट किया जा रहा था वो भूमि, वो क्या करने लगे, किसानों का शोषण करने लगे। किसान गरीब होते गए। ठीक है, ये चीजें थी। अगला हमारा है महलवारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था। कंपनी ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था लागू की। पहला आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था, लागू की गई थी ये आपका मद्रास और बॉम्बे में। किसान यानी रैयत जिसे बोला जाता था, सीधे सरकार को कर देते थे। यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो मुंबई और मद्रास में लागू की गई थी। और इसके अंदर जो किसान होते थे वो सीधे सरकार को क्या करते थे, जो कर होते थे, जो टैक्स होते थे, वो देते थे। दूसरा था महलवारी व्यवस्था, ये आपके उत्तर भारत में लागू हुई। गांव जिसे महल कहा जाता था को इकाई माना गया। यानी जो गांव है उसको क्या किया गया, इकाई माना गया, यूनिट माना गया। ठीक है। अब हमारा आता है नील की खेती, जिसे इंडिगो हम लोग बोलते हैं। अंग्रेजों ने किसानों को नील खेती उगाने के लिए मजबूर किया। यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि वो नील की खेती करें। उनका कारण ये था कि यूरोप में नीले रंग की बहुत मांग थी। क्योंकि क्या था, उनका कारण था कि यूरोप में जो था वो नीले रंग की बहुत ज्यादा मांग थी, इसीलिए वो भारतीयों पर बार बार दबाव डालते थे कि नील की खेती करो। समस्या इससे ये थी कि किसानों को कम पैसा मिलता था, जमीन खराब हो जाती थी और किसान कर्ज में डूब जाते थे अगर वो नील की खेती करते थे तो। ठीक है। अब हमारा आता है नील विद्रोह, इंडिगो रिवॉल्ट, जो कि आपका 1959 से 1859 से 1860 यानी
1859 से 1860 के बीच में हुआ था। किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और किसानों ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और यह विद्रोह नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और किसानों ने नील खेती करने से क्या किया था, साफ मना कर दिया था। इस विद्रोह के दौरान किसानों की स्थिति, अंग्रेज शासन में किसानों की स्थिति काफी यानी हालत बहुत खराब थी। भारी कर यानी हाई टैक्स था, कर्ज था, अकाल पड़ने की संभावनाएं थी, शोषण हुआ। ये सारी चीजें अंग्रेजों के दौरान हुआ किसानों के साथ। ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव, जो भी ब्रिटिश नीतियां थी उनका प्रभाव क्या हुआ। सकारात्मक प्रभाव यह कि नई फसलें आई, व्यापार बढ़ा। लेकिन नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि किसान गरीब हुए, कृषि संकट बढ़ा और विद्रोह हुआ। अब यहाँ पे समरी की बात करें, अभ्यास की, इस यूनिट के समरी की, तो अंग्रेजों ने किसानों से अधिक कर वसूला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, नील की खेती से किसान परेशान हुए, किसानों ने इंडिगो रिवॉल्ट किया यानी नील की खेती का विद्रोह किया और ग्रामीण जीवन पर अंग्रेजी शासन का पूरा प्रभाव पड़ा। अब कुछ एग्जाम के लिए पॉइंट, 1765 में क्या हुआ, दीवानी अधिकार, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, नील विद्रोह, 1859 से 60, जमींदार, कर वसूली करने वाला और रैयत आपका किसान। तो इस तरीके से हमने पूरे यूनिट को कवर अप किया। अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1765 में दीवानी अधिकार किसे मिला, तो ये ईस्ट इंडियन कंपनी को मिला था, ठीक है। दीवानी अधिकार किसने दिया, तो दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय ने दिया, ऑप्शन नंबर सी। दीवानी का अर्थ क्या है, दीवानी का अर्थ था कर वसूलना, ऑप्शन नंबर बी। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, 1793 में लागू हुआ। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त में किसे भूमि का मालिक बनाया गया, तो जमींदार जो थे उनको भूमि का मालिक बनाया गया था। जमींदार का कार्य क्या था, कर वसूल करना था, ऑप्शन नंबर बी। किसान को क्या कहा जाता था, किसान को क्या कहा जाता था, रैयत कहा जाता था। रैयत बाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई, मैंने बताया था आपको, मद्रास और बॉम्बे में। महलवारी व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो महलवारी व्यवस्था आपके उत्तर भारत में लागू हुई। महल का अर्थ क्या है, महल का अर्थ गांव है। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कर का वसूल करना, ठीक है। नील की खेती किसके लिए की जाती थी, नील की खेती आपके कपड़ा रंगने के लिए की जाती थी। नील की खेती से क्या समस्या हुई, जमीन खराब हुई। नील की खेती से किसान क्यों परेशान थे, क्योंकि अधिक लाभ, कम मजदूरी और जबरदस्ती खेती, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नील विद्रोह कब हुआ भाई, 1859 से 60 के बीच। नील विद्रोह कहाँ हुआ, तो नील विद्रोह आपका बंगाल में हुआ। इंडिगो रिवॉल्ट किसके खिलाफ हुआ, तो ये आपके अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, ठीक है। अंग्रेज किसानों से क्या वसूलते थे, कर वसूलते थे। अस्थायी बंदोबस्त में कर कैसा था, कर कैसा था, फिक्स था, ठीक है। जमींदार क्या करते थे, जमींदार कर वसूली करते थे। रैयत बाड़ी में कर कौन देता था, रैयत बाड़ी में कर किसान देते थे। महलवारी में कर कौन देता था, महलवारी में कर आपके गांव देते थे, ठीक है। अंग्रेजों की नीतियों का परिणाम क्या हुआ, क्या हुआ, किसान गरीब हुए। किसानों की स्थिति कैसी थी, किसानों की स्थिति काफी खराब थी। किसान कर्ज में क्यों डूबे, अधिक कर के कारण। अंग्रेजों ने किस फसल को उगाने का पर जोर दिया, नील की खेती को, ठीक है। नील की मांग कहाँ थी, नील की मांग यूरोप में थी। नील की खेती किसने कराई, नील की खेती अंग्रेजों ने कराई। किसानों ने नील की खेती क्यों छोड़ी, जमीन खराब हो रही थी, जबरदस्ती और लाभ नहीं था, यानी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी, शोषणकारी। जमींदार किसके प्रति जिम्मेदार थे, वो अंग्रेज के प्रति जिम्मेदार थे। अंग्रेजों ने कर क्यों बढ़ाया, अधिक लाभ के लिए। किसानों का जीवन कैसा हो गया, काफी दुखी। नील विद्रोह किसने किया, किसान ने किया। अंग्रेजों ने भारत में क्या लागू किया, बिल्कुल राजस्व प्रणाली। किसानों की मुख्य समस्या क्या थी, अधिक कर। अंग्रेजों ने किसान के साथ कैसा व्यवहार किया, काफी बुरा व्यवहार किया। अस्थायी बंदोबस्त में कौन लाभ में था, तो ये आपके जमींदार लाभ में थे। रैयतवाड़ी में किसका सीधा संबंध सरकार से था, ये किसान का था, ठीक है। महलवारी में कर किसके आधार पर तय होता था, तो ये आपके गांव के आधार पर तय होते थे। अंग्रेजों का शासन किस पर आधारित था, तो अंग्रेजों का शासन कर वसूली पर आधारित था। किसान क्यों विद्रोह करते थे, अधिक शोषण हो जाएगा इसका। अंग्रेजों ने किसानों से क्या बनाया, तो यह गरीब बनाया अंग्रेजों ने। नील की खेती से क्या हुआ, नुकसान हुआ। किसान किससे परेशान थे, कर से परेशान थे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, अधिक लाभ कमाना। किसान किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे और साथ ही साथ वो जमींदार के अधीन थे। और अंग्रेजों ने भारत में क्या बढ़ाया, वो उन्होंने गरीबी बढ़ाई। और यह अभ्यास किस बारे में था, ये आपके ग्रामीण शासन के बारे में था। तो इस तरीके से हमने इस यूनिट को कंप्लीट किया। थैंक यू।